हेलो एवरीवन। तो हम चैप्टर 24 डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 24 में हमने सेक्शन 309 तक डिस्कस कर लिया था। तो आज हम उसके फर्दर सेक्शन को जानेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 310 टू सेक्शन 313। आज हम 310 से लेकर के 313 सेक्शन तक डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप अपने पास सीआरपीसी का बेरैक ले लीजिए, जिसमें आप मेरे साथ सेक्शन वाइज रीड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सेक्शन 310 है वो लोकल इंस्पेक्शन की बात करता है, मतलब कि कोर्ट लोकल इंस्पेक्शन कर सकती है। ठीक है, किसी इंक्वायरी जो ट्रायल है, जो भी प्रोसीडिंग चल रही है उसी स्टेज पर। 310 सेक्शन का जो फर्स्ट क्लोज है वो बताता है एनी जज और मजिस्ट्रेट में एट एन स्टेज ऑफ एनी इंक्वायरी ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग आफ्टर ड्यू नोटिस टू द पार्टीज विजिट एंड इंस्पेक्ट एनी प्लेस इन विच एन ऑफेंस इज एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड और एनी अदर प्लेस इन विच इट इज इन हिज ओपिनियन नेसेसरी टू व्यू फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉपर्ली एप्रिशिएटिंग द एविडेंस given at such inquiry or trial and shall without unnecessary delay record a memorandum of any relevant facts observed at such inspection। तो फर्स्ट क्लोज सिंपली ये बात करता है कि जो जज और मजिस्ट्रेट है वो इंक्वायरी ट्रायल और जो प्रोसीडिंग चली है केस की उसकी स्टेज के बीच में, ठीक है, उसी स्टेज में ड्यू नोटिस करेंगे। पहले नोटिस दिया जाएगा पार्टीज को, उसके बाद वो विजिट कर सकते हैं इंस्पेक्शन के लिए किसी भी प्लेस पर, जहां पर किसी भी प्लेस का मतलब यहाँ पर है जहां पर वो ऑफेंस कमिट हुआ है। ठीक है, और एनी अदर प्लेस इन विच इट इज ओपिनियन नेसेसरी, अगर ये ओपिनियन ये जरूरी है जो जहां पर ऑफेंस कमिट हुआ उससे रिलेटेड कोई अदर प्लेस है, ठीक है, जहां पर हम उनको इंस्पेक्शन जरूरी है करनी, ठीक है, वहां पर उनको एविडेंस कलेक्ट करने में हेल्प मिल सकती है, तो वहां पर वो प्रॉपर्ली एविडेंस कलेक्ट करेंगे जाकर, जहां पर जो प्लेस है अगर लगता है, ठीक है, उस प्लेस की जाकर इंस्पेक्शन करनी चाहिए। ठीक है, एविडेंस गिवन एट सच इंक्वायरी और ट्रायल, और जो एविडेंस वहां पर कलेक्ट की जाएंगे प्रॉपर्ली एप्रिशिएटिंग, तो वो अप्रिशिएट करेंगे गिवन एट सच इंक्वायरी और ट्रायल में। ठीक है, जो भी इंक्वायरी और ट्रायल चल रही होगी। एंड शैल विदाउट अननेसेसरी डिले, मतलब कि विदाउट अननेसेसरी डिले रिकॉर्ड किए जाएंगे मेमोरेंडम ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स। ठीक है, उसका मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा, जो भी रेलिवेंट फैक्ट्स इंस्पेक्शन के दौरान जो भी ऑब्जर्व किए गए हैं, जो रेलिवेंट फैक्ट है, ठीक है, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा एक मेमोरेंडम में। ठीक है, विदाउट अननेसेसरी डिले रिकॉर्ड किया जाएगा। तो फर्स्ट क्लोज सिंपली यही बताता है। और जो सेकंड क्लोज है, सच मेमोरेंडम शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ the case and if the prosecutor, complainant or accused or any other party to the case so desires a copy of the memorandum shall be furnished to him free of cost। जो सेकंड क्लोज है वो सिंपली बताते हैं कि जो मेमोरेंडम फर्स्ट क्लोज के अकॉर्डिंग तैयार किया गया था, ठीक है, जो रेलिवेंट फैक्ट्स थे इंस्पेक्शन के उसके दौरान जो मिले थे वो ऑब्जर्व करके रिकॉर्ड किए जाएंगे मेमोरेंडम में। ठीक है, तो जो मेमोरेंडम तैयार किया जा रहा है बाय द कोर्ट, जो उसकी मेमोरेंडम की कॉपी है, ठीक है, वो प्रोसिक्यूटर है जो, और जो कंप्लेनेंट है, जो अक्यूज्ड है, जो पार्टी है उस केस की, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी मेमोरेंडम की कॉपी। ठीक है, जो भी उसमें इंस्पेक्शन के दौरान रेलेवेंट फैक्ट्स कलेक्ट किए गए हैं, ठीक है, उसकी कॉपी। तो 310 लोकल इंस्पेक्शन की सिंपली यही बात करता है। और जो 311 है, पावर टू समन मटेरियल विटनेस और एग्जामिन पर्सन प्रेजेंट, मतलब कि कोर्ट के पास ये पावर है, वो सम्मन कर सकते हैं किसी भी विटनेस को एज ए मटेरियल विटनेस, ठीक है, और एग्जामिन कर सकते हैं उस पर्सन को जब वो प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, तो 311 सिंपली बात करते हैं। इसमें आगे बताया है एनी कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ इंक्वायरी ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड summon any person as a witness or examine any person in attendance though not summoned as a witness or recall and re-examine any person already examined and the court shall summon and examine or recall and re-examine any such person if his evidence appears to be essential to the just decision of the case। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि कोर्ट के पास ये पावर है, वो जो केस की स्टेज चल रही है, इंक्वायरी ट्रायल और जो प्रोसीडिंग है वो चल रहा है, उसी स्टेज में कोर्ट सम्मन कर सकते हैं किसी भी विटनेस को, जिस विटनेस को एग्जामिन कर चुकी है पहले कोर्ट, ठीक है, जिसका क्रॉस एग्जामिनेशन चीफ हो चुका है, ठीक है, जिसकी पहले गवाही हो चुकी है, जो ऑलरेडी एग्जामिन हो चुका है, कोर्ट उसको दोबारा री एग्जामिन करने के लिए उसको रिकॉल कर सकती है, उसको री एग्जामिन करने के लिए उस पर्सन को, ठीक है, ताकि उसमें डिसीजन जस्ट आए। ठीक है, किस लिए, अगर कोर्ट को लगता है कि उसके अंदर जो एविडेंस अपियर होगा वो इसेंशियल है, ठीक है, फॉर जस्ट डिसीजन ऑफ द केस, ताकि जस्ट हो डिसीजन। तो इसमें सिंपली ये बात की गई, कोर्ट विटनेस को दोबारा रिकॉल कर सकती है, उसको री एग्जामिन कर सकती है दोबारा से उस विटनेस को जिसकी पहले हो चुकी है। ठीक है, अगर कोर्ट को ठीक लगता है तो कर सकती है, तो कोर्ट के पास ये पावर है। और जो 311A है वो बताता है पावर मजिस्ट्रेट की, पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू ऑर्डर पर्सन टू गिव स्पेसिमेन सिग्नेचर और हैंड राइटिंग। तो इसमें एक
पर्सन की सिग्नेचर और हैंडराइटिंग के बारे में बताएगा। स्पेसिमेन का मतलब यहाँ पर है एक नमूना, ठीक है, उसके एक नमूना दिया जाएगा सिग्नेचर को और हैंडराइटिंग का, वो पर्सन देगा मजिस्ट्रेट को, जिस पर्सन को कहा गया है मजिस्ट्रेट के द्वारा, तो मजिस्ट्रेट उससे ले सकता है सिग्नेचर और हैंडराइटिंग। इसी में आगे बताया है, इफ अ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास इज सेटिस्फाइड दैट फॉर द पर्पज ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड इट इज एक्सपीडिएंट टू डायरेक्ट एनी पर्सन इंक्लूडिंग एन एक्यूज्ड पर्सन टू गिव स्पेसिमेन सिग्नेचर और हैंडराइटिंग, he may make an order to that effect, and in the case that person to whom the order relates to shall be produced or shall attend at the time and place specified in such order and shall give his specimen signature or handwriting। तो 311 ने सिंपली ये बात करता है कि मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की बात की गई यहाँ पे। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अगर सेटिस्फाइड है कि जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो प्रोसीडिंग चल रही है इस कोड के अंडर, ठीक है, उस पर्पज में इट एक्सपीडिएंट टू डायरेक्ट, मतलब कि किसी भी पर्सन को डायरेक्ट कर सकती है, किस पर्सन को, इंक्लूडिंग एन एक्यूज्ड पर्सन की बात की गई यहाँ पे, उसको इंक्लूड किया जाएगा एज एक्यूज्ड पर्सन, उसको कहा जाएगा टू गिव स्पेसिमेन सिग्नेचर और हैंडराइटिंग, उसको कहा जाएगा कि आप सिग्नेचर और हैंडराइटिंग का कोई नमूना दीजिए, ठीक है, जिसमें हम हैंडराइटिंग और सिग्नेचर के दौरान पहचान सके कि हाँ ये आप ही की हैंडराइटिंग है, ठीक है, तो इसलिए लिया जाता है। ही मे मेक एन ऑर्डर, तो कोर्ट ऑर्डर दे सकती है टू दैट इफेक्ट पर्सन टू ऑर्डर्स स्टेट टू प्रोड्यूस, ताकि वो प्रोड्यूस करे अटेंड कोर्ट में जो भी उसको कहा गया स्पेसिमेन, जो सिग्नेचर और हैंडराइटिंग थी उसके लिए ऑर्डर करती है, ठीक है, अटेंड एट द टाइम एंड प्लेस स्पेसिफाइड, जो भी कोर्ट ने टाइम और प्लेस स्पेसिफाई किया है उसी के दौरान, उसी समय वो उस पर्सन की ड्यूटी है कि वो सिग्नेचर और हैंडराइटिंग दे कोर्ट में आकर, ठीक है। और आगे प्रोवाइजो बताता है, प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर शैल बी मेड अंडर दिस सेक्शन अनलेस द पर्सन हैज at some time been arrested in connection with such investigation or proceeding। तो प्रोवाइजो 311A का सिंपली बात करता है कि जो हैंडराइटिंग और सिग्नेचर्स के स्पेसिमेन देने के लिए कहा गया है, ठीक है, नमूना देने के लिए कहा गया है किसी पर्सन को, तो कोर्ट सिर्फ उसी पर्सन को कह सकते हैं जो पहले अरेस्ट हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीडिंग जो केस की चल रही थी उसके दौरान, ठीक है, उसके कनेक्शन में जिसकी इन्वेस्टिगेशन हुई थी, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिसको अरेस्ट किया गया था, जो प्रोसीडिंग चल रही थी, तो उसी पर्सन को कहा जा सकता है स्पेसिमेन सिग्नेचर और हैंडराइटिंग के लिए, ठीक है, उसको देने के लिए हैंडराइटिंग और सिग्नेचर, और किसी पर्सन को नहीं कहा जाएगा, ठीक है। और जो 312 है, 312 बात करता है एक्सपेंसेस ऑफ कंप्लेनेंट्स एंड विटनेसेस, मतलब कि जो कंप्लेनेंट्स और विटनेसेस के जो एक्सपेंसेस है वो कौन प्रोवाइड करेगा, वो करेगी स्टेट गवर्नमेंट। तो 312 सिंपली ये बात करता है, सब्जेक्ट टू एनी रूल्स मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एनी क्रिमिनल कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट ऑर्डर पेमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट of the reasonable expenses of any complainant or witness attending for the purposes of any inquiry, trial or other proceeding before such court under this code। तो इसमें कंप्लेनेंट्स और विटनेसेस की एक्सपेंसेस बताए गए हैं। इसमें स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है अपने रूल्स के दौरान कि जो क्रिमिनल कोर्ट्स में जो केस चल रहे हैं, जो पेमेंट है ऑर्डर की, जो ऑर्डर दिया गया है ऑर्डर पेमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, तो वो उस गवर्नमेंट उसमें उसको देगी, ठीक है, रीजनेबल एक्सपेंसेस जो भी बनते हैं ऑफ एनी कंप्लेनेंट और विटनेसेस के, ठीक है। और वो इंक्वायरी और ट्रायल जो प्रोसीडिंग है उसके दौरान भी जो भी उसमें अटेंड किए गए थे वो उन सभी के एक्सपेंस देगी स्टेट गवर्नमेंट, जो भी उसने अपने रूल्स में प्रोवाइड किए गए उसके अंडर, ठीक है। सच कोर्ट अंडर दिस कोड, जो इस कोड के अंडर जो कोर्ट आती है। तो 312 सिर्फ कंप्लेनेंट्स और विटनेसेस की एक्सपेंसेस की बात करता है जो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और जो 313 है, पावर टू एग्जामिन द अक्यूज्ड, मतलब कि कोर्ट के पास ही पावर है कि वो एग्जामिन कर सकती है अक्यूज्ड को। 313 सिंपली बात करता है पावर टू एग्जामिन द अक्यूज्ड, मतलब कि कोर्ट के पास ये पावर है कि वो एग्जामिन कर सकते हैं अक्यूज्ड पर्सन को। इसमें आगे प्रोसीजर बताया है, इन एवरी इंक्वायरी और ट्रायल, जो फर्स्ट क्लोज है वो बताता है, इन एवरी इंक्वायरी और ट्रायल फॉर द पर्पस ऑफ इनेबलिंग द accused personally to explain any circumstances appearing in the evidence against him in the court, मतलब कि जो इंक्वायरी जो ट्रायल चल रहा है उसी पर्पस में इनेबल करेगी अक्यूज्ड को कि वो पर्सनली एक्सप्लेन करे उस सर्कमस्टांसेस को, ठीक है, और एविडेंस दे, ठीक है, अपेयर इन द एविडेंस अगेंस्ट हिम द कोर्ट, ठीक है, उसी सर्कमस्टांसेस वो एक्सप्लेन करेगा जो दूसरी पार्टी ने उसके अगेंस्ट जो एविडेंस दिया है, और वो अपेयर होकर उसको एक्सप्लेन करेगा, ठीक है, अपने फेवर में।
तो इसमें आगे प्रोसीजर ए और बी बताता है इसमें, मे एट एनी स्टेज विदाउट प्रीवियसली वार्निंग द अक्यूज्ड पुट सच क्वेश्चन टू हिम एज द कोर्ट कंसिडर्स नेसेसरी। तो इसमें ये बताया गया कि जो स्टेज है, जो केस का स्टेज चल रहा है, मे एट एनी स्टेज, उसी स्टेज में विदाउट प्रीवियसली वार्निंग, मतलब कि विदाउट वार्निंग जो अक्यूज्ड को दी जा रही है, वो पुट कर सकता है अपने क्वेश्चन, जैसे भी कोर्ट ने कंसिडरेबल नेसेसरी समझा है, ठीक है, जैसे भी उसने कंसिडर नेसेसरी है उसमें, ठीक है, तो वो पुट कर सकते हैं क्वेश्चन अक्यूज्ड पर्सन से, ठीक है। तो इसमें और बी पॉइंट बताया है, शेल आफ्टर द witnesses for the prosecution have been examined and before he is called on for his defense question him generally on the case। मतलब कि आफ्टर द विटनेस ऑफ प्रोसिक्यूशन, जब प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस हो जाएंगे एग्जामिन, ठीक है, एंड बिफोर ही इज कॉल्ड ऑन फॉर हिज डिफेंस, तो दूसरी पार्टी को जो अक्यूज पर्सन है उसको बोलेगी कि आप अपने डिफेंस में लाए, ठीक है, क्वेश्चन हिम जनरली ऑन द केस, जो भी उसको क्वेश्चन जनरली करने हैं उसी से रिलेटेड जो प्रोसिक्यूशन ने अपने एविडेंस दिया है, ठीक है, उसको एग्जामिन, जो उसमें एग्जामिन हुए थे, तो जो डिफेंस पार्टी है, ठीक है, जो अक्यूज पर्सन के साइड से है, वो क्वेश्चन पुट कर सकते हैं जनरली ऑन द केस। ये प्रोवाइजो बताता है, प्रोवाइडेड दैट इन अ समन केसेस वेयर द कोर्ट हैज डिस्पेंस्ड विद द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज इट मे आल्सो डिस्पेंस विद द एग्जामिनेशन अंडर क्लॉज बी। मतलब कि जो समन केस का इसमें जो प्रोवाइड दैट इन समन केस में बताया है कि जो वेयर द कोर्ट हैज डिस्पेंस, अगर कोर्ट डिस्पेंस कर सकते हैं पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज, जो अक्यूज की पर्सनल अटेंडेंस थी उसको मतलब कि डिस्पेंस कर देती है, ना कर देती है कि वो पर्सनल अटेंड नहीं भी हो सकता, ठीक है, तो उस केस में इट में ऑल्सो डिस्पेंस विद हिज एग्जामिनेशन अंडर क्लोज बी, तो उस केस में डिस्पेंस भी कर दिया जाएगा विद हिज एग्जामिनेशन अंडर क्लोज बी, जो भी हमने क्लोज बी पढ़ा है, कॉल्ड होम ऑन फॉर हिज डिफेंस, ठीक है, तो वो एग्जामिन नहीं किया जाएगा, डिस्पेंस, उसको भी डिस्पेंस कर दिया जाएगा अंडर क्लोज बी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो सेकंड क्लोज है, नो ओथ शैल बी एडमिनिस्टर्ड टू द अक्यूज्ड व्हेन ही इज एग्जामिन्ड अंडर सबसेक्शन 1, जो भी हमने सबसेक्शन 1 पढ़ा है उसमें ओथ की जरूरत नहीं है कि वो एडमिनिस्टर करे टू द अक्यूज्ड व्हेन ही इज एग्जामिन्ड अंडर सबसेक्शन 1। अगर वो अंडर सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग जो अक्यूज्ड पर्सन अगर वो एग्जामिन हो चुका है तो उसको ओथ की जरूरत नहीं है, उसमें ओथ एडमिनिस्ट्रेट कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो थर्ड क्लोज है, द अक्यूज्ड शैल नॉट रेंडर हिमसेल्फ लायबल टू पनिशमेंट बाय रिफ्यूजिंग टू आंसर सच क्वेश्चन और बाय गिविंग फॉल्स आंसर टू देम। मतलब थर्ड क्लोज है, थर्ड क्लोज सिंपली ये बात करता है कि जो अक्यूज पर्सन है अगर वो किसी क्वेश्चन अगर कोई पुट किया जाता है, ठीक है, किसी भी पार्टी के थ्रू या फिर कोर्ट के थ्रू, तो अगर वो रिफ्यूज कर देता है, वो आंसर नहीं देता है, ठीक है, वो उसको लायबल ठहराया नहीं जाएगा पनिशमेंट के लिए, ठीक है, वो नहीं माना जाएगा। और बाय अगर वो फॉल्स आंसर भी देता है तो भी उसको लायबल ठहराया नहीं जाएगा कि वो उसको पनिशमेंट दी जाए, ठीक है, उस केस में थर्ड क्लोज लग जाएगा अगर वह रिफ्यूज कर देता है कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने से, ठीक है, या फिर वो फॉल्स आंसर देता है उसका, ठीक है, तो वो लायबल नहीं होगा पनिशमेंट के लिए। और जो फोर्थ क्लोज है, द आंसर गिवन बाय द अक्यूज्ड मे बी टेकन इनटू कंसीडरेशन इन सच इंक्वायरी और ट्रायल एंड पुट इन एविडेंस फॉर और अगेंस्ट हिम इन any other inquiry into or trial for any other offense which such answers may tend to show he has committed। फोर्थ क्लोज है, सिंपली बात करता है जो अक्यूज पर्सन है वो आंसर देता है, ठीक है, तो उसको इंक्वायरी और जो ट्रायल चल रहा है उसमें कंसिडर माना जाएगा, कंसिडरेशन, ठीक है, एंड पुट इन एविडेंस, तो उस वो पुट कर सकता है इन एविडेंस फॉर और अगेंस्ट हिम एनी अदर इंक्वायरी और ट्रायल, ठीक है, जो भी उसके अगेंस्ट वो चल रहा है तो वो अपने एविडेंस देगा, कौन, एक्यूज पर्सन, एनी अदर ऑफेंस विद सच आंसर मे टेंड टू शो ही हैज कमिटेड, ठीक है, जो एनी अदर ऑफेंस में जो आंसर्स है वो टेंड कर सकता है शो ही हैज कमिटेड, ठीक है। तो फोर्थ क्लोज सिंपली बात करता है। और जो फिफ्थ क्लोज है, द कोर्ट में टेक हेल्प ऑफ प्रोसिक्यूटर एंड डिफेंस काउंसिल, जो कोर्ट है वो हेल्प करेगी प्रोसिक्यूटर और डिफेंस काउंसिल की, ठीक है, इज प्रिपेयरिंग रेलिवेंट क्वेश्चन, किसके लिए, प्रिपेयर करने के लिए रेलिवेंट क्वेश्चंस विच आर टू बी पुट टू द अक्यूज, ताकि वो जो क्वेश्चन है वो पुट किया जाए अक्यूज पर्सन से, ठीक है, एंड द कोर्ट में परमिट फाइलिंग ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट, और कोर्ट परमिट करेगी फाइलिंग ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट के लिए बाय द अक्यूज्ड, ठीक है, तो वो अपनी रिटर्न स्टेटमेंट देगा बाय द अक्यूज्ड एज सफिशिएंट कंप्लायंस ऑफ दिस सेक्शन, और वो कंप्लायंस करेगा इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो भी सफिशिएंट है। तो अक्यूज पर्सन की ड्यूटी है कि प्रोसिक्यूटर डिफेंस प्रोसिक्यूटर की तरफ से कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका रिटर्न स्टेटमेंट में अपने रिप्लाई करे। तो फिफ्थ क्लॉज सिंपली बताता है कि वो कंप्लायंस करेगा इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा सेक्शन 310 टू सेक्शन 313 कंप्लीट हो गया है। आगे के फर्दर सेक्शंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही था। ओके।